आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं जल्दी से। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से आ जाएं। आ जाइए जल्दी से। जी जनाब, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा था आपने। और हमने क्या किया था, हीटर रखा था, पानी के अंदर डिप किया था उसको। जब पानी उबलने लग गया था तो स्टोव, जब पानी यूनिफॉर्म रेट पे बॉयल हो रहा था, बैलेंस पे क्या हो रहा था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिक्रीज इन मैस हो रहा था। तो हम क्या कर लिया, हमने 1 मिनट में चेक कर लिया कितना मैस एवेपोरेट हुआ है। एक बार रीडिंग ली, फिर दूसरी बार रीडिंग ली, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया और 2 इक्वेशंस बन गई। दोनों को माइनस किया तो लॉस निगेट हो गया और लेटेंट हीट आ गई। याद है आपको? क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चन। व्हेन May 09, क्वेश्चन देखिए प्लीज। व्हेन अ लिक्विड इज बॉइलिंग, thermal energy must be supplied in order to maintain the constant temperature. Okay? When liquid is boiling, thermal energy must be supplied in order to maintain the constant temperature. State 2 processes for which thermal energy required during boiling. State 2 processes for which thermal energy is required during boiling. तो क्यों चाहिए जी थर्मल एनर्जी? एक तो आपको पता है, जब लिक्विड होता है तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जब गैस होता है तो निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। और जब कोई चीज़ बॉयल होती है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है। लिक्विड का, जब लिक्विड गैस बनती है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा 1600 टाइम ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। तो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर करना होता है, तो 2 काम करने होते हैं। एक पे क्या करना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करना है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है, और वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर करना है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसपे एनर्जी चाहिए होती है। ओके, बी पार्ट। अ स्टूडेंट कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। सम लिक्विड इन अ बीकर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली एज शोन। हाँ जी, एनर्जी सप्लाइड एट ए कांस्टेंट रेट। ओके, एनर्जी कांस्टेंट रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। When the liquid is boiling at a constant rate, the mass of liquid evaporated in 5 minutes is measured. The power of the heater is then changed. The procedure is repeated. 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कल आपको बताया था। एक बार हीटर की पावर रेटिंग इतनी रखी है और 5 मिनट में इतना मैस एवेपोरेट हुआ है। फिर अगली बार इतनी रखी है तो 5 मिनट में इतना मैस एवेपोरेट हुआ है। ओके, suggest how it can be checked that liquid is boiling at a constant rate. हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि लिक्विड इज बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट रेट? हम इसके नीचे क्या रख सकते हैं बेटा, बैलेंस। बैलेंस रखते हैं इसके नीचे।
तो इक्वल टाइम इंटरवल में पहले 1 मिनट में मैस 2 ग्राम एवेपोरेट हुआ है, तो अगले 1 मिनट में भी मैस 2 ग्राम एवेपोरेट हुआ है, अगले 2 मिनट में भी मैस 2 ग्राम एवेपोरेट हुआ है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन मैस आ रहा है, तो लिक्विड इज बॉइलिंग एट ए कांस्टेंट रेट। अच्छा आगे कहते हैं व्हाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डिटरमिन्ड फॉर डिफरेंट पावर रेटिंग। क्यों जी, 2 डिफरेंट पावर रेटिंग पे क्यों किया, कल बताया था मैंने आपको, और अगर आंसर भी बताएं। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट क्यों किया है, क्योंकि कुछ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। जी बेटा, एक्सपेक्टेड ग्रेड के चांसेस हो सकते हैं, पहले तो नहीं थे लेकिन अब जैसे हालात जा रहे हैं हो सकते हैं चांसेस। तो उसके लिए ये है कि आपके जो भी टेस्ट होते हैं, अब जो मॉक होंगे उनकी प्रॉपर तैयारी करें, ठीक है, अच्छी तैयारी करें, उसकी टाइम ज़ाया ना करें प्लीज़। अभी आपके मॉक शुरू हो जाएंगे अप्रैल में। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, कौन से वाले, मेडिकल के और टेलीकम्युनिकेशन के, अच्छा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लेते, तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करें। वो लोग आजकल तो स्कूल में क्लासेस नहीं हो रही ना, तो आप विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल जा सकते हैं, लेकिन मैम अस्मा को अपना नाम लिखवाएं, उन्हें बताएं हमने ये टॉपिक पढ़ना है, वो आपको टाइम एलोकेट करेंगी, उसके बाद आप जाके स्कूल में जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करूँगा लेक्चर बेटा, वहीं पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो जिसने देखने हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बच्चों को जिनको मैथ्स में इशू था, मैंने आपको बताया था मैथ्स में इशू है, तो सर फैसल के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ उनको देख लें। जो चैप्टर है आपको जो मैथ्स में इशू है, इसका हल ये बताया था कि सर को बताएं, और सर से अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सर फैसल के आप लेक्चर्स देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है उनके सारे टॉपिक्स के। जो चैप्टर आपको नहीं आता वहाँ से देख लें प्लीज़, ठीक है। सो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास 2 टीचर्स, एक टीचर पढ़ा रहा है, एक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स में तो ऑप्शन नहीं है, पढ़ा भी मैं रहा हूँ, लेक्चर भी मेरे ही हैं। होना चाहिए था कि पढ़ाता कोई और, लेक्चर मेरे होते, ताकि 2 टीचर्स, अगर मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उनकी आ जाती। सो आप लोग बेटा मैम अस्मा से कोऑर्डिनेट करें अपना ग्रुप, वो आपको ग्रुप में बताएंगे। हम एक ग्रुप में ज़्यादा बच्चे नहीं आना चाहेंगे, और विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे। हम कहेंगे स्कूल बंद है, ये एंट्री टेस्ट देने, एडमिशन टेस्ट देने आए हैं, या वीडियो लेक्चर लेने आए, बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, मैम अस्मा रिस्पॉन्ड नहीं करें तो मुझे बताएं, आप अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर दें, कौन कौन देखना चाहते हैं, मैं उनको आपके मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है मेरा बेटा। मेरा नंबर तो आपके पास है ना, फेसबुक पे कर दें, व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो मैं बता दूंगा किस किस बच्चे ने आना है। अच्छा बेटा, ये कर लिया क्वेश्चन आपने, कैलकुलेट एट व्हाट रेट द एवेपोरेशन, व्हाई द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डिटरमिन्ड एट 2 डिफरेंट पावर रेटिंग टू एज सम हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग टू कैंसिल आउट टू द लॉस टू द सराउंडिंग। हम ऐसे कर रहे हैं, आप इक्वेशन बना के दिखा लें। क्या होता है, जो VTI होती है ना, VTI या पावर इनटू टाइम, VTI और पावर इनटू टाइम, पावर एनर्जी दी हुई है ना, पावर दी हुई है आपको, पावर इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, ml प्लस लॉस्ट। तो यहां पे क्या करें, m1 p1, एक इक्वेशन क्या बन जाती है। दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, p2t इज इक्वल टू m2l प्लस लॉस्ट। तो जब तुम इनको माइनस करते हो, माइनस 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 माइनस, तो लॉस कैंसिल हो जाता है। अब तुम्हारे पास वैल्यूज हैं, ये क्या आ जाएगा, p1 माइनस p2 इंटू t इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू l। वैल्यूज डाल दें, 50 माइनस 70 इंटू 5 मिनट को चेंज करना है सेकेंड्स में, और 6.5 माइनस 13.6 ओवर 1000 भी करना है, और L आ जाएगा बस। ये भी माइनस में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों P1 माइनस P2 माइनस P1 कर ले, M2 माइनस M1 कर ले, तो ये इक्वेशन लगेगी बेटा। आपने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया है, P1 PT एनर्जी होता है ना, भूल गया हो, पावर होता है एनर्जी ओवर टाइम। तो
तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? पावर इनटू टाइम। ये पीटी, ये वीआईटी लगा लेता, इलेक्ट्रिकल पावर होता है पी इज इक्वल टू वी आई, तो ये वीटीआई बन जाता है, या P1T। हीटर से जो हीट निकली, कुछ पानी ने लेटेंट हीट बन गई, कुछ लॉस हो गई। फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया, ये आ गया। अब इनको माइनस करेंगे तो क्या, अब डाटा डाल दें। P1 कितने हैं? 50, P2 कितने हैं? 70। 50 माइनस 70 इंटू 5 मिनट्स है, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 50 माइनस 70 इंटू 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू M1 माइनस M2, 6.5 माइनस 13.6 ग्राम्स में है, केजी में चेंज कर लेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे इंटू L, सॉल्व कर लेंगे तो लेटेंट हीट आ जाएगी। ठीक है, आना चाहिए मेरा बेटा, आपको आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जून 12 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 3 वाला। Sir, but how is the loss same for both equations? लॉस किस पे डिपेंड करता है मेरा बेटा? लॉस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर चेंज पे। सराउंडिंग बैठी है 20 डिग्री पे, ये पानी बॉयल हो रहा है 100 डिग्री पे, है ना? ओके, चाहे आप इस पावर रेटिंग पे कर रहे हैं चाहे इस पावर, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे चेंज हो जाएगा यार, आप थोड़ी बहुत हीट देने से? तो टेम्परेचर चेंज दोनों केसेस में 80 है। एक बात, पहले भी 5 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगला भी 5 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये मैंने कल बताया था, कल शायद तुमने देखी नहीं हो क्लास। तो इसलिए हीट लॉस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस, वो भी दोनों केसेस में सेम है, और टाइम, जितने टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी दोनों केसेस में सेम है, इसलिए हीट लॉस दोनों में सेम होगा। अच्छा भाई, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। To change the state at a constant temperature. The heater in an electric kettle has a power rating of this much. Heater की power given है. When the water in the kettle is boiling at a steady rate, the mass of water evaporated in 2 minutes is this much grams. Okay. Heater की आपको power rating given है, power given है, पानी steady rate पे boil हो रहा है, तो इतना mass 2 मिनट पे इतना mass evaporate होता है, लेकिन surrounding में भी क्या होगा? The specific latent heat of vaporization of water is this much. Okay. Calculate the rate of loss of thermal energy to the surrounding of the kettle during boiling. Good question. Next question. Calculate the rate of heat loss. कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या है हमारी? रेट ऑफ हीट लॉस बताएं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? ml प्लस लॉस्ट। ये तो एनर्जी की फॉर्म में है ना। ओके, अगर आपने रेट निकालना है तो टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को टाइम पे डिवाइड करते हैं। ये टर्म क्या बन जाएगी? रेट ऑफ हीट लॉस। वॉट्स में आएगा, टीटी से कैंसिल हो जाएगा। पावर पता है 2.4 किलो वाट्स, 2400 वाट्स इज इक्वल टू मैस कितना है बेटा? मैस 105, 106, तो 0.16 केजी में चेंज कर दिया। कितनी है जी हीट कैपेसिटी? 2, अच्छा ये पर ग्राम दी हुई है, इसको भी फिर ग्राम में ही रहने देते हैं। ये ग्राम से गिवन है, ये भी ग्राम पर ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी फिर ग्राम में ही रहने दें। 106 ग्राम्स इंटू 2260 ml, और टी कितना टाइम है? टाइम कितना है बेटा? 2 मिनट 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। ये तो निकालना है आपने, ये एक्स है रेट ऑफ हीट लॉस। ये टर्म हो जाके माइनस हो जाएगी, तो एक्स आ जाएगा रेट ऑफ हीट लॉस। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू लेटेंट हीट, यू नो ml, लेटेंट हीट प्लस लॉस्ट। आपने लॉस से निकालना, रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है, तो टाइम पे डिवाइड कर दें। ये भी टाइम पे डिवाइड होगी, ये भी टाइम पे डिवाइड होगी, ये भी टाइम पे। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, रेट मीन डिवाइड बाय टाइम। तो ये 2400, ये 106, क्योंकि ये भी ग्राम में गिवन है ना। देखो अगर यहाँ पे मैस ले लेते हो ना, ml मैस ले लेते हो 106 ग्राम्स, और लेटेंट हीट क्या है? 2260 जॉल्स पर ग्राम,
तो ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है, जॉल्स में ही आंसर आएगा। तो टाइम इस पे ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है अगर आप गौर करें तो। लास्ट क्वेश्चन फॉर, फिर आगे चलते हैं। स्टेट चेंज का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं मैं आपको। चलिए ये देखिए, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू टर्न इनटू लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। अच्छा, mass of 24 grams is minus 15 degrees Celsius is taken from a freezer and placed in a beaker containing 200 gram of water at 28 degree. Data for ice and water are shown. Calculate the quantity of thermal energy required to convert minus 15 degree at 0 degree पे करने के लिए. Assuming that beaker has negligible mass, calculate the final temperature of the mixture. Solve it, please solve it. हरी अब सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, कैलकुलेटर निकालें, प्लीज सॉल्व करें। जी, पहले तो पूछ रहा है कि -15 से 0 डिग्री, -15 डिग्री से आइस से 0 डिग्री वाटर बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। मतलब अगर आप इसका कर्व बनाएंगे ना, यहां पे टाइम, यहां पे टेम्परेचर, कहां से चलना है आपने? -15 से। ये है जी -15, ये 0 डिग्री। पहले यहां आएंगे, लेकिन ये -15 डिग्री आइस, ये 0 डिग्री आइस, फिर आपने यहां तक जाना है, बी तक, ये ए से बी से सी तक जाना है। तो दो स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, एक Q1 और एक Q2। कह रहा है ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री। यहां पे वाटर है, वाटर 0 डिग्री यहां पर है, यहां पे आइस एट 0 डिग्री है। तो यहां पे क्या लगेगा? mc डेल्टा टी। यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी, यहां पे स्टेट चेंज हो रही है तो ml। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 में क्या लगेगा? mc डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और आगे क्या लगेगा? ml। m कितना मैस है जनाब? 24 ग्राम्स, 24 ओवर 1000। हीट कैपेसिटी आइस की कितनी है? 2.1 इंटू 10 पावर 3। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? -15 से 0 तक 15 का ही चेंज है, प्लस ml। m मैस कितना है? 24 ग्राम्स, 24 ओवर 1000। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 3.3 इंटू 10 पावर 5। ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। हीट रिक्वायर्ड, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि फाइनल टेम्परेचर निकालना है। आपने 28 डिग्री पानी में डाला है। अब ये दोबारा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा दो। इसी ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं आगे तक। ग्राफ को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ग्राफ क्या है जनाब? नजर नहीं आएगा, इधर बनाता हूं। दोनों का ग्राफ बनाएं। टेम्परेचर, टाइम। पानी क्या करेगा? ठंडा होगा, 28 पे है ना पानी, 28 से ठंडा होके किसी एक्स टेम्परेचर तक आ जाएगा। ये हीट लॉस्ट है, हीट लॉस्ट। अच्छा, आइस क्या करेगी? -15 से चलेगी, पहले 0 पे आएगी, फिर यहां पर आएगी, फिर यहां पे पहुंचेगी। ये हीट गेन्ड है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। Q1 Q2 यहां तक पहुंचे, ये Q3 है और ये Q4 है। तो इक्वेशन क्या लगेगी? Q4 हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मेरा बेटा ये हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड है ना,
ये ऊपर जा रहे हैं ग्राफ। हीट लॉस, ये पानी का डाटा यूज होगा, पानी का डाटा। पानी का कितना मैस है जनाब? पानी का मैस कितना है? 200 ग्राम्स, 0.2। पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है? 4.2 इंटू 10⁻³ 4200। पानी का चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 28 माइनस एक्स प्लस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का आंसर निकाल लिया तुमने, ये पीछे निकाल लिया अभी आपने। यहाँ से यहाँ तक गर्म होने की हीट जो है ना, वो एनर्जी, वो वैल्यू डाल दोगे, वो वैल्यू उसी सपोज y डाल दोगे यहाँ पे। ये आप निकाल चुके हो पीछे पार्ट में, इस पार्ट में। कैलकुलेट द क्वांटिटी। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू है हमारे पास। ओके, Q3 यहाँ पे MC डेल्टा टी लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आइस पानी बन चुकी है, पानी की हीट कैपेसिटी यूज करेंगे। तो आइस का मैस कितना था? 24 ग्राम्स, 24 ओवर 1000। आइस की हीट कैपेसिटी, आइस नहीं, पानी बन चुका है, पानी बन चुका है 4200। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है इस स्टेज पे? ये 0 है, ये x है, तो x सॉल्व करेंगे तो बेटा Q4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, x फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। हमने किया था इस तरह का क्वेश्चंस। हीटिंग कर्व बना के इजी हो जाता है बेटा, हीटिंग कर्व बना के बहुत इजी हो जाता है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। आपने गर्म पानी में आइस डाल दी है तो क्या होगा? आइस पहले अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगी, फिर मेल्ट होगी, फिर उस फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचेगी। हाँ जी, November 02। A kettle is rated at 2.3 kilowatts, 2300 watts है ना। A mass of this much, 0.5 kg, 75 kg of water at 20 degrees Celsius is poured into the kettle. When the kettle is switched on, it takes 2 minutes for water to start boiling. ठीक है। In further 7 minutes, one half of the mass of the water is boiled. Estimate the specific heat capacity, the specific latent heat. Estimate करना है, exact तो बता ही नहीं सकते ना। State one assumption made in your calculation and explain whether this will lead to an overestimation or underestimation of the specific heat capacity. तो जब भी सराउंडिंग को लॉस हो रहा होता है, हमारा आंसर क्या होता है? ओवर एस्टिमेशन। और जब इस सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो हमारा आंसर आमतौर पे क्या होता है? अंडर एस्टिमेशन। जी जनाब, सॉल्व करते हैं। पानी रखा है 20 डिग्री से पहले तो 100 तक गया होगा ना पानी। ग्राफ बना लेते हैं पानी का। टेम्परेचर, टाइम। बेटा ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, आप तो खुद करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। मैं तो आपको बता रहा हूं कैसे होते हैं। 20 से पहले वो 100 तक जाएगा, फिर उसके बाद यूं बॉयल होगा, है ना। Kettle is rated at a mass of 75 ग्राम ऑफ वाटर, 750 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पानी का मैस कितना है? 750 ग्राम्स का पानी का मैस है। 7 मिनट में वो 20 से when kettle is switched on, it takes 2 minutes for a water to start boiling. तो 2 मिनट में आया है। तो फॉर्मूला क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू MC डेल्टा T प्लस लॉस तो पता ही नहीं हमें कितना है। पावर कितनी है? 2300। टाइम कितना है? 2 मिनट 120 सेकेंड्स, 2 मिनट 120 सेकेंड। मैस कितना है? मैस गर्म करना है 0.75 किलोग्राम। हीट कैपेसिटी अपने फाइंड आउट करनी है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100 माइनस 20 80। सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा। और एस्टिमेशन होगी और ये ओवर एस्टिमेशन होगी क्योंकि कुछ हीट सराउंडिंग को भी लॉस होगी। अच्छा, आगे कहता है इन 7 मिनट 1/2 ऑफ द मैस इज बॉइल्ड अवे। 7 मिनट में। तो अब दोबारा क्या लग जाएगा? पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू ml। पावर कितनी है? वही 2300 वॉट्स। टाइम कितना है? 7 मिनट है, 7 इंटू 60 सेकेंड्स। मैस, अब ये मैस यूज नहीं करेंगे, इसका आधा 0.375, हाफ द मैस 375 ग्राम्स टू L। सॉल्व करेंगे तो बेटा लेटेंट हीट आ जाएगी और ये एस्टिमेट होगा क्योंकि हीट सराउंडिंग को लॉस हो रही है। तो हमारा आंसर क्या है? ओवर एस्टिमेटेड। और आंसर इज ओवर एस्टिमेटेड।
अच्छा बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, वही कर लिए. अब हमारा एक टॉपिक रह गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हाँ, ये फिर हीट खत्म हो गया, 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. सो पढ़ लें थोड़ा सा, लिखिए. वर्क डन बाय अ गैस enclosed in a container. लिखिए. हेडिंग वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हेडिंग चले थर्मोडायनामिक्स है. थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क डन बाय गैस. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जब भी किसी गैस का वॉल्यूम चेंज होता है ना, ये कंटेनर है, यहां पे पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, इस गैस को बोलते हैं सिस्टम. ये सिस्टम है हमारे पास. इसके ऊपर ये मूवेबल पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन. प्लीज ड्रॉ करें. इसमें मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं. हाँ जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन बाय गैस. जब भी इस गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, व्हेन एवर द वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस, वर्क इज डन. यू नो, जब भी इस गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, वर्क डन होगा. व्हेनेवर वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस, वर्क इज डन. याद है वर्क डन किसके इक्वल था? आपको याद है, पढ़ा हो, याद है. वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है P डेल्टा V, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम. वर्क डन होता है P डेल्टा V. हमने प्रूव किया हुआ है. मैंने आपको कराया हुआ है, AS से प्रूव कराया हुआ है, यहां भी कराया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम बढ़ जाता है, पिस्टन कितना ऊपर गया? यहां पे था, अब यहां पे चला गया, x डिस्टेंस ऊपर गया. ओके, s डिस्टेंस ऊपर गया. मॉलिक्यूल बम्बार्ड कर रहे हैं तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. तो पिस्टन के यहां से यहां तक जाए, पहले कितना वॉल्यूम था? V1. अब कितना वॉल्यूम हो गया? V2. पहले पिस्टन यहां पे था, यहां पे पिस्टन था ना, ऊपर चला गया. ओके, वर्क डन कितना हुआ है? वर्क डन होता है F इंटू एस. प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया. तो फोर्स किसके इक्वल होगी? प्रेशर इंटू पिस्टन का एरिया ना. यू नो, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पिस्टन इंटू एस. ये A इंटू एस क्या होगा? पिस्टन का एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A है. A इंटू एस क्या होगा? ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम. यू नो, बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है ना, बेस एरिया इंटू ये हाइट, ये वाला वॉल्यूम. तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? V2 माइनस V1. ये चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल है. तो हमने पढ़ा हुआ है, ये AS में पढ़ा था, P डेल्टा V. ये तो AS की बात है. दोबारा बता दिया, जब भी गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, वर्क इज डन. अच्छा, अब इस वर्क डन को 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम. देखो बेटा, वर्क डन हो रहा है, अब इसको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं. आप वर्क डन बाय द सिस्टम बोल दो या वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल दो. फर्क क्या है? नेगेटिव साइन का. अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम सपोज 10 जॉल्स है, तो ये क्या होगा? माइनस 10 जॉल्स होगा. सेम, बस एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. तो हमने यहां पे फॉर्मली बताना होता है, खाली वर्क डन नहीं लिखते, वर्क डन बाय लिखते हैं या वर्क डन ऑन लिखते हैं. ऑन, ठीक है. तो वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन. जब भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन हो रहा है. इसको बाय की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑन की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. हाँ, जब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव है तो ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा. अब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कब होगा? जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा. देखो, ये बाय सिस्टम ये है ना, सिस्टम ऊपर को फोर्स लगा रहा है और पिस्टन भी ऊपर जा रहा है. जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन बाय द सिस्टम, फोर्स बाय द सिस्टम ये है, और पिस्टन इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं. जब फोर्स और डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है. तो व्हेनेवर वॉल्यूम इंक्रीजेस, द पिस्टन मूव्ड
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द सिस्टम, फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम। जिस डायरेक्शन में पिस्टन पे सिस्टम फोर्स अप्लाई कर रहा है आउटवर्ड, पिस्टन भी आउटवर्ड जा रहा है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये पॉजिटिव होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन क्या है, ये जो सराउंडिंग जोर लगा रही है पिस्टन, फोर्स ऑन द सिस्टम है, ये नीचे लग रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसके ऑपोजिट जा रहा है। जब फोर्स और डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो या तो पिस्टन बाय की डायरेक्शन में जाएगा या ऑन की डायरेक्शन में जाएगा। बाय की डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन नेगेटिव। और अगर पिस्टन नीचे आ रहा होता ऑन की डायरेक्शन में, ऑन क्या चाहती है, पिस्टन को इनवर्ड मूव कराना चाहती है, सराउंडिंग पिस्टन को पुश करना चाहती है, कंप्रेस करना चाहती है, स्क्वीज करना चाहती है, तो वो इनवर्ड फोर्स लगा रही होती है। अगर पिस्टन इनवर्ड जाता है तो वर्क डन ऑन पॉजिटिव, बाय नेगेटिव। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा ये क्या होगा, वर्क डन ऑन नेगेटिव होगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। जब वॉल्यूम कम होगा तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्या मतलब, पिस्टन को मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ऑन की डायरेक्शन में लेके आ रहा हूं। द पिस्टन फोर्स सराउंडिंग की डायरेक्शन में जाएगा, सराउंडिंग में ऑन की डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और वर्क डन ऑन पॉजिटिव होगा, बाय नेगेटिव होगा। तो जब भी किसी गैस का वॉल्यूम चेंज होता है वर्क डन होता है। इस वर्क डन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दोनों का आंसर सेम होता है, वर्क डन का दोनों का आंसर सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा बाय द सिस्टम की डायरेक्शन में पिस्टन जाएगा, पिस्टन आउटवर्ड मूव करेगा, सिस्टम भी आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो बाय द सिस्टम वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑन नेगेटिव होगा। और जब पिस्टन इनवर्ड आ रहा है, सराउंडिंग इनवर्ड मूव कर रही है, सराउंडिंग फोर्स ऑन द सिस्टम लगा रही हैं, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, कल बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।